नमस्ते दोस्तों। तो चैप्टर 4 और 5 दोनों ही बहुत छोटे हैं, स्पेशली क्योंकि अभी हम थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे हैं, इसीलिए चैप्टर 5 में हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो न्यूमेरिकल बेस्ड है और जितने भी आपके आगे चैप्टर्स आएंगे वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड ही होंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं पहले थ्योरी पोर्शन ही कवर करने वाला हूँ, इसीलिए हम चैप्टर 4 और 5 दोनों इसी वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद भी शायद वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने। ठीक है, देखते हैं चैप्टर 4 क्या है। तो चैप्टर 4 आपका है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्योंकि अकाउंटिंग अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग बेसिस पे होती है। इवन सेम कंट्रीज में भी अलग टाइमलाइन जो होती है, जैसे हमारे यहाँ आज़ादी से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले बल्कि कैश बेसिस अकाउंटिंग ही होती थी। लेकिन अब ज़्यादा तरफ क्या होता है, एक्रूअल बेसिस यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हम मानते हैं कि अगर हमने मान लीजिए हमारी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है या गुड्स बेस्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, तो जो भी सामान हमें बनाना और बेचना था, अगर हमने वो सामान बना के कस्टमर को दे दिया है, और या फिर अगर हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी है तो हमने वो सर्विस कस्टमर को रेंडर कर दी है, जैसे उसको प्लेस ए से प्लेस बी तक हमें अपनी, मान लीजिए अपनी कंपनी की टैक्सी में पहुंचाना था, हमने उसको पहुंचा दिया। तो जैसे ही हमने अपना काम कर दिया, हम ये मानते हैं अकाउंटिंग के अंदर कि हमने अर्न कर लिया इनकम। ठीक है, तो जब हमने अर्न कर लिया तो हम उसे अकाउंट्स में ले लेंगे। इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। मैंने पहले भी आपको जब स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल समझाए थे तो बताया था कि एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि हम उस उन सारी चीज़ों को अकाउंट में ले लेंगे जो हमारे एक्सपेंडिचर या इनकम है, वो उनका एक पार्ट अगर हो गया है, दूसरा भी क्रेडिट बेस्ड है। ठीक है, सामने वाले ने प्रॉमिस किया है वो इस सब टाइम पे करेगा या कुछ भी इस तरीके का। ठीक है, जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है, कैश बेसिस अकाउंटिंग कहती है कि भाई जब आपको पैसे मिल जाए या जब आप पैसे पे कर रहे हो, आप उसे उस डेट पे या उस टाइम पे अकाउंट में लो। लेकिन वो चीज़ उतनी सही नहीं पाई गई ओवर द टाइम, तो इसीलिए एक्रूअल बेसिस को ज़्यादा वैल्यू मिली आगे जाके। एक्रूअल बेसिस को मर्सेंटाइल बेसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का वे ऑफ बिजनेस है आज के समय पर। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, whether received or paid. It means revenue is recognized on receipt of cash. Likewise, expenses are recorded as incurred when they have been paid. ठीक है, तो जब वो एक्सपेंस इंकर हो रहे हैं, जब वो रेवेन्यू हमारा जो है क्या कहते हैं कि हम अर्न कर ले रहे हैं, तब उसे उसमें अकाउंट्स में नहीं लाया जा रहा है, बल्कि जब रिसिप्ट ऑफ कैश हो रहा है या एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं, तब हम उसे अकाउंट में ला रहे हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दे दिए हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो ये वो एक्सपेंस हैं जो अकर तो हुए हैं, लेकिन मतलब ड्यू हो गए हैं हमारे अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन पे नहीं हुआ है। तो ऐसे प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि ये पे हो गए हैं एडवांस में, अभी अकर नहीं हुआ है। सिमिलरली इनकम, अक्रूड इनकम, मतलब कि जो आपने अर्न कर लिए लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई, नॉट बीन रिसीव्ड। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब आपने अर्न नहीं की बल्कि आपको पहले से ही पे हो गई, आपने पहले ही रिसीव कर ली, रिसीव बिफोर इट हैज़ बीन अर्न। ठीक है, तो ये चीज़ें तब जो है कैश बेसिस में ली जाती हैं जब ये पे होती हैं, जब ये रिसीव होती हैं। ठीक है, लेकिन उसमें अपोजिट होता है एक्रूअल बेसिस में। एक्रूअल बेसिस में हम जैसे ही ये ड्यू हो गई, जैसे ही हमने अर्न कर लिया, हम उसको अकाउंट कर लेते हैं। क्या फ़ायदे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के? एक तो बहुत सिंपल होता है, जब आपका कैश आया, आपने वो ट्रांजेक्शन नोट किया, जब आपका कैश गया आपने नोट किया, तो अल्टीमेटली जो आपने स्टार्टिंग में कैश आप लेके चले थे और लास्ट में कुछ बचा है, उसी से आपको प्रॉफिट लॉस का पता चल जाएगा, है ना? तो काफ़ी सिंपल हो जाता है।
सेकंड क्या है, दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। सही बात है भाई, जब तक आप एक्रूअल बेसिस पे चलोगे आपको खुद ही से एस्टिमेट लगाने पड़ेंगे, खुद ही से जज करना पड़ेगा। आप बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ऐसी चीज़ें भी ले आओगे, लेकिन कैश बेसिस में तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर मेड ऑन कैश बेसिस। भाई ऐसे एंटरप्राइज जहाँ ज़्यादातर काम कैश पे ही होता है, वहाँ के लिए सही है, क्योंकि वहाँ पे एरर परसेंटेज बहुत लेस हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट। भाई आप उस चीज़ को प्रॉफिट नहीं बोल सकते जो आपने एडवांस में अर्न कर लिया हो या पुराना डिले पेमेंट हो, है ना, ऐसी चीज़ों से बना प्रॉफिट या लॉस एक्चुअल नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए कैश बेसिस में माना जाता है आपको फेयर व्यू नहीं दे रही है, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। हाँ सही बात है, जब हम मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दोनों साइड, जो डेबिट है और जो क्रेडिट है, वो मैच होना चाहिए। तो जब कभी आप मान लीजिए सेल्स कर रहे हो क्रेडिट पे, तो अब आपके गुड्स तो गए लेकिन पैसे आपको मिले नहीं, तो इसीलिए आपने नोट नहीं किया कि आपकी सेल्स हुई है। तो ऐसे में क्या हुआ, आपका मैच नहीं हुआ प्रिंसिपल ना, मैचिंग प्रिंसिपल फेल हो गया, आपने डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं कराया। हर चीज़ जो है डबल एंट्री सिस्टम में क्या कहा जाता है, डबल इफेक्ट करेगी, ठीक है। एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स एज देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द टू ईयर्स। सही बात है। ऐसे क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोई फर्म है टूथपेस्ट की, हमने अमिताभ बच्चन से ऐड करवा दिया 5 करोड़ रुपए में। अब ये 5 करोड़ रुपए का ऐड हमें 10 साल तक इनकम दे सकता है, हम उस ऐड को 10 साल तक प्ले करवा सकते हैं उसी खर्चे पे, ठीक है। अगर हम कैश बेसिस पे जाएंगे तो हमें इसी साल पूरा का पूरा खर्चा लिखना पड़ेगा। तो ये कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो चला जाता है, और इसीलिए 2 ईयर का प्रॉफिट एक जैसा आता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ही हम हर ट्रांजेक्शन के साथ बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। मैंने कैश के साथ ही आपको पूरा एक्रूवल समझा दिया यहाँ तक कि, तो क्रेडिट सेल जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है, क्या अमाउंट रिसीव हुआ हो चाहे ना हो। ऐसे ही कोई एक्सपेंस इंकर है हुआ है तो पेमेंट नहीं भी दिया गया है तब भी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ठीक। तो ये एक्रूवल बेसिस कहलाता है कि जब जो चीज़ अर्न हो रही है, जब जो चीज़ ड्यू हो रही है, हम उसे तभी अकाउंट में ले लें। वाइस वर्सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। एडवांटेजेस कि इट इज़ मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा अकाउंटेंसी की चीज़ें, अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स, जैसे कि अभी हमने बात की थी मैचिंग प्रिंसिपल, आप फॉलो कर रहे हो, एक्रूवल बेसिस भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक। इस बेसिस का क्या फ़ायदा होता है, ये आपको कंप्लीट पिक्चर देता है जो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की बिजनेस में हुई है एक पीरियड में, ठीक है। उसमें चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, प्रीपेड एक्सपेंस हो, अक्रूड इनकम हो, एडवांस इनकम हो, सब कुछ अकाउंट में ले लिया जाता है, उसे एडजस्ट करके ही वो कंक्लूड होता है। थर्ड, दिस बेसिस डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। भाई ऑब्वियसली जब हम सब कुछ सही से अकाउंट करेंगे, सही टाइम पे अकाउंट करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट लॉस भी एग्जैक्ट आएगा। फोर्थ, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये तो हो गया, रिपीटेड पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ सेम है, ठीक है। फिफ्थ, रिफ्लेक्ट्स टू फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी रिपीटेड है, ये दोनों पॉइंट रिपीट है। डिसएडवांटेज, ये कैश बेसिस की तरह आसान नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। द अकाउंटिंग प्रोसेस टू एलाबोरेट, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब भी करना पड़ता है आपको हर चीज़ को। A quick appraisal of profit loss is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position of business. कोई आपसे कहे आप तुरंत अभी बता दो कि आपका अंदाजन प्रॉफिट क्या होगा इस साल का, आप नहीं बता पाओगे, है ना। डिफरेंसेस एज यूजुअल आप लोग खुद रिवाइज करेंगे, इसको मैं शॉर्ट वीडियोस में भी डाला करूँगा, जितने भी डिफरेंसेस वाले डायलॉग बॉक्स हैं आपके, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर 4, इतना सही था। चैप्टर 5 है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है भाई, देखिए ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल है, ठीक है, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होती है। सबसे पहले थियोरेटिकल पोर्शन आप कवर करेंगे, फार्मूला वाला,
जिस फॉर्मूला पे आपके इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी 9th की 8th की मैथमेटिक्स याद होगी तो आप इतना सा सॉल्व कर लोगे, या आप इतना सा मैनेज कर पाओगे कि एक फार्मूला आप याद करो और बाकी दोनों आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं तो वो कहूँगा कि आप ये वाला फार्मूला याद करो, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रेजेंटेशन होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन की टेबल का, वो इस पे होता है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जो आपने बाहर मार्केट से लोन लिया, उधार लिया, कोई परचेजेस आपने क्रेडिट बेसिस पे की, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्सपेंसेस हैं जो आपको पे करनी है, अभी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, ये सब आपकी लायबिलिटी है, एक तरीके का उधार है, लोन है। और कैपिटल भी आपका एक तरीके का लोन है, लेकिन कैपिटल में डिफरेंस है। कैपिटल ओनर का दिया हुआ लोन है जिस पे आपको प्रॉफिट देना है, ठीक है। लायबिलिटीज में आपको कुछ पे इंटरेस्ट देना होगा, कुछ पे नहीं, लेकिन कैपिटल पे आपको प्रॉफिट देना है। जो भी हो रहा है पूरा प्रॉफिट इसी को जाएगा, अनलेस ये कुछ रिटेन अर्निंग रखने का डिसाइड करे, ठीक है। तो कहा जाता है कि इन दोनों के इक्वल ही आपके एसेट्स होंगे। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं कैपिटल को या तो एज कैश रोक रहे होगे, या इससे कुछ बड़े एसेट्स खरीद रहे होगे। इन लायबिलिटीज़ के थ्रू भी आपने कुछ छोटे एसेट्स बनाए होंगे, तो वो एसेट्स आपके इन दोनों के सम के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात मैंने क्यों की थी? क्योंकि अभी आप यही कैपिटल इस साइड ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ये बात मैथ्स की वजह से आप समझ पाओगे कि भाई हाँ, जब कोई दो चीज़ जैसे कि 2 + 3 5 होता है, तो ये 2 अगर उधर जाएगा तो 3 = 5 -2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लाइबिलिटी भी उधर जा सकती है, लाइबिलिटी उधर जाएगी तो एसेट माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा बराबर कैपिटल, ठीक है। लेकिन मेन फॉर्मूला आप यही याद रखो तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगा अगर, तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन इसको मिला के बनती है, वो क्या होगी? इफेक्ट होगी। वो इफेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकती है, एक अफेक्टिंग 2 आइटम्स और एक मोर देन 2 आइटम्स। डबल एंट्री सिस्टम में कभी भी 1 आइटम तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो इसीलिए या तो 2 आइटम या 2 से ज़्यादा। अब 2 से ज़्यादा में भी आप कहोगे कि सर 3 या 5 कैसे हो सकता है, और तो पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है। असल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका यहीं पे देख रहे हैं आप कि असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आप ये मान लो कि एक ट्रांजेक्शन है जिसमें तीनों इन्वॉल्व है, तो एक असेट का पार्ट होगा जो लायबिलिटी के इक्वल होगा। तो आपका एक ट्रांजेक्शन बन गया वो वाला जिसमें असेट का एक पार्ट बराबर लायबिलिटी है, ठीक। और दूसरा बचा पार्ट ही कैपिटल के इक्वल होगा, तो आपका एक ट्रांजेक्शन और हो गया जिसमें एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल है। तो जब ये दोनों घटते बढ़ते या कुछ भी होता है तो क्या होता है, हमारा ये 3 आइटम्स नहीं होगा, वो असल में एक आइटम उन दोनों का सम होगा, ठीक। तो इसका कुछ पार्ट इसके बराबर, कुछ पार्ट इसके बराबर, यानी कि अल्टीमेटली इक्वल इफेक्शन ही है। मतलब आपका जो भी इफेक्ट है पूरा ओवरऑल, वो दोनों तरफ बराबर डिवाइडेड है। अब जो 2 आइटम्स वाला है ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो भी कई तरीके से अफेक्ट हो सकता है कि एक तरफ असेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। आप देखना, अगर मान लीजिए आपकी कोई, ये मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो आप लोगों को। अगर आपकी ऐसी ही कोई अकाउंटिंग क्वेश्चन पहले से मौजूद है और उसमें कोई एक नया ट्रांजेक्शन आके ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पहले से अगर दोनों इक्वल थे तो आगे भी इक्वल बने रहें, ये हमारा एम होना चाहिए, तो हम समझ पाएंगे इसको, ठीक है। कि भाई ये आपका पहले से एक इक्वेशन थी, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और बैलेंस थी, मतलब दोनों तरफ इक्वल था टोटल, ठीक है। अब आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ, अगर उसको अभी भी इसको इक्वल बना के रखना है तो क्या होगा, दोनों तरफ सेम इफेक्ट होगा, या एक तरफ ही एक पॉजिटिव इफेक्ट और एक उसी को क्या कहते हैं, बैक कर देने वाला, जीरो कर देने वाला नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। जैसे इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब कि ये जो दो आपका 2 आइटम इफेक्ट हो रहे थे वो क्या थे, एक आपका एसेट बढ़ा रहा था और एक आपका लायबिलिटी बढ़ा रहा था इक्वल अमाउंट से। तो क्या होगा, फिर से बैलेंस हो जाएगा सम। मान लीजिए ये दोनों 3 3 हैं, दोनों में 1 1 ऐड हो गया तो दोनों 4 हो गए, ठीक है।
इक्वल अमाउंट्स। फिर इसी के वाइस वर्सा हो सकता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट। इसके अलावा इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, ये वो हैं जो अपोजिट साइड को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों तरफ, एक तरफ असेट वाली साइड भी और एक तरफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली भी। तो अब देखो यहाँ पे जब लायबिलिटी प्लस कैपिटल दिया है, तो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि असेट बढ़े तो लायबिलिटी ही बढ़े, कैपिटल भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, अगर मान लीजिए पहले से बैलेंस्ड है तो सेम बैलेंस रखने के कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, दोनों चीज़ें इंक्रीज असेट और लायबिलिटी, दोनों चीज़ें डिक्रीज असेट या असेट और लायबिलिटी। लायबिलिटी की जगह आपका ओनर कैपिटल भी आ सकता है, वही 2 पॉइंट और बढ़ गया, ठीक। अब आती बात सेम साइड, मतलब कि एक असेट बढ़ा और दूसरा ही असेट घट गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डेटर्स से कैश मिल गया, ठीक है। जो आपके डेटर्स थे जिन्होंने आपसे उधार सामान ले रखा था, उन्होंने आपको कैश पे कर दिया। तो अब एक डेटर असेट है वो घटा है और दूसरा कैश असेट है वो बढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। मान लीजिए कि आपने किसी क्रेडिटर को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि भाई ये बिल ले लीजिए, हम ये प्रूफ है कि हम आपको इस टाइम लिमिट में पे करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो अब आपका क्रेडिटर घटा, बिल ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया। ये क्या है, सेम साइड में अपोजिट हो रहे हैं ट्रांजेक्शन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेम अमाउंट से। तो इससे क्या हो रहा है कि इक्वेशन बैलेंस बनी हुई है। अब मोर देन टू आइटम्स में क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट है 5,000 और 25,000 में कुछ सामान बना है, आपने वो 30,000 में बेच दिया। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका स्टॉक 25,000 से कम होगा, ठीक है, एक असेट आपका घटा। दूसरा असेट आपका 30 से बढ़ जाएगा, ठीक, एक 25 से घटा, दूसरा 30 से बढ़ गया, क्या, कैश, क्योंकि आपने सेल्स कैश में करी। अब आप देख रहे हैं कि अभी 5,000 रुपये जो है असेट और एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, असेट का जो टोटल है वो 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ा है, क्योंकि वो 25,000 घटा तो 30,000 बढ़ गया। तो बदले में क्या हुआ, आपका 5,000 रुपये ओनर्स का कैपिटल बढ़ गया अपोजिट साइड में, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट था वो, और प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है। आपके इक्वेशन वापस बैलेंस हो गई। इसी तरीके से आपको ये जो न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे, आपके न्यूमेरिकल वाले में भी मैं आपको ये वाला पूरा जो अभी मैंने आपको बताया वो दोबारा से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो और आप न्यूमेरिकल लगाने में आसानी हो, ठीक। जैसे इन्होंने क्या किया, परचेज किया है फर्नीचर 500 रुपये कैश में, तो अब यहाँ पे इनका फर्नीचर मान लीजिए 0 था तो 500 आ गया, और कैश मान लीजिए 20,000 था तो 500 रुपये घट गया। तो पहले 20,000 प्लस 0 भी 20,000 था असेट, अभी भी 19,500 प्लस 500 20,000 ही है। तो मान लीजिए अगर ये पूरा कैश कैपिटल से आया है और राकेश का कैपिटल पहले 20 था तो बाद में 20 है और इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। इस तरीके से आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे अच्छे अच्छे। तो यही था आपका चैप्टर 4 और 5, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 के साथ। धन्यवाद।